घास से भरी पहाड़ी पर खड़े होकर आर्यव ने चांदनी रात में मीरा का हाथ थामा और पूछा, मीरा, क्या तुम्हें लगता है मैं बुरा इंसान हूँ? आप अच्छे तो नहीं हैं मालिक, पर बुरे भी नहीं। आप बस आप हैं और मुझे आप ऐसे ही पसंद हैं। मैं जानती हूँ आप दुश्मनों के लिए बहरम हैं, पर अपनों के लिए बहुत नरम। आर्यव थोड़ा कन्फ्लिक्टेड था। उसे पता था उसके प्लान की वजह से ट्विंस को थोड़ी तकलीफ होगी, पर नकुल नियम नहीं तोड़ेगा। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज चमका, सिर्फ एक शब्द, हेल्प। मीरा, चलो। 2 मिनट में वो नीचे पहुंचे। गार्ड ने सल्यूट किया। क्या ट्विंस वापस आ गई हैं? जी मालिक, 15 मिनट पहले, और नकुल मालिक भी 1 घंटे पहले 2 आदमियों के साथ आए हैं। पिछली जिंदगी में शायद तुषार ने ही ट्विंस को बचाया था और नकुल को मारकर मैंशन जला दिया था, तभी उनके शरीर पर टैटूज नहीं थे। नकुल अंदर ही अंदर अपनी फौज और दौलत जमा कर रहा था, और आज रात मैं वो सब छीन लूंगा। मीरा, अंदर जाते ही जिस पर मैं चोर कहकर उंगली उठाऊंगा, उसे तुरंत मौत के घाट उतार देना। उसे बोलने का मौका मत देना। वो ऊपर पहुंचे तो वहां नकुल की महंगी स्पोर्ट्स कार खड़ी थी, पर तभी आर्यव रुक गया। उसका फेट इंस्टिंक्ट स्किल जाग उठा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई काला धागा उसकी गर्दन पर लिपटा है। मालिक, पेड़ पर जयेश मेहरा छिपा है, उसके पास एक्सप्लोजिव्स हैं। वही कारला का भाई। मैंने उसे आज सुबह ही मरवा देना चाहिए था। पर रुको, मेरे पास एक बेहतर प्लान है। वाह मीरा, देखो ये कार कितनी शानदार है। क्या तुम्हें पसंद है? जी मालिक, बहुत खूबसूरत है। क्या ये आपकी है? हाँ, मेरे भाई नकुल ने वादा किया था कि वो आज रात मुझे ऐसी ही कार गिफ्ट करेगा। चलो अंदर चलते हैं। मैं चाबी लेकर तुम्हें लेक साइड पर ड्राइव पर ले जाऊंगा। तुम्हें मेरी ड्राइविंग स्किल्स दिखानी है। मीरा ने मुस्कुराकर हाँ कहा और वो दोनों मैंशन के अंदर चले गए। उन्होंने पीठ पीछे दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लिया, ये जानते हुए भी कि अंधेरे में छुपा जयेश मेहरा उन्हें देख रहा है। जयेश ने सब सुन लिया था और अब उसे भी अपना प्लान बदलना था। राइज ऑफ द फॉलन हेयर, चैप्टर 41, द ह्यूमिलिएशन ऑफ नकुल। मैंशन का दरवाजा बिना किसी वार्निंग के खुला। पीछे खड़ा गुंडा सीधा जमीन पर गिरा। आर्यव ने शान से अंदर कदम रखा और सब देखा। मान्या और माया के कपड़े फटे हुए थे, उनका बदन नंगा था। हेमा जमीन पर खून में लथपथ थी। नकुल नंगा बदन ट्विंस के सामने खड़ा था। आर्यव ने मुस्कुराते हुए उसे अप्रेज किया। नकुल लेवल 0, क्लास नन, पर उसका फेट स्टेटस फॉलिंग, यानी उसका मरना तय है। मीरा, इन्हें मारना मत, बस एक को गाड़ी चलाने लायक छोड़ देना। वाह, क्या शो है। तुम ही मेरे भाई नकुल वर्धन हो ना? हाँ, और तुम वही नन्हे आर्यव। नकुल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आर्यव ने उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। नकुल हवा में उड़ता हुआ सीधा मार्बल के पिलर से जा टकराया। दूसरा गुंडा लाठी लेकर लपका, पर मीरा ने उसके गंजे सर को पकड़कर मार्बल फ्लोर पर दे मारा। फिर उसने अपने पैरों से उस गुंडे के बीच में वो कर करा दिया जिसे मर्द सबसे ज्यादा बचाते हैं। ट्विंस ने राहत की सांस ली और हेमा की तरफ भागी। आर्यव ने नकुल को उसके बालों से पकड़कर उठाया। नकुल के पेट की पसलियां टूट चुकी थीं, वो मुंह से खून थूक रहा था। पता है मैंने तुम्हें क्यों मारा? क्योंकि तुम एक उल्लू के पट्टे हो। जिन्होंने तुम्हें मुझे मारने भेजा, उन्होंने तुम्हारा चूतिया काटा है। मैं एक फुल प्लेयर हूँ। आर्यव ने नकुल का पैर करकरा के तोड़ दिया। नकुल की चीख पूरे हॉल में गूंजी। पहला गुनाह, इतनी गंदी हरकत हॉल में, बेडरूम किस लिए है? दूसरा गुनाह, मेरी लड़कियों को हाथ लगाया। तीसरा गुनाह, मेरा नुकसान किया। मीरा, इनकी ड्रेस कितने की थी? $60,000 मालिक। सुना, क्या मेरा पैसा पेड़ पर उगता है? माँ के पेट में 9 महीने स्ट्रगल करके लाया हूँ ये पैसा। नकुल का दूसरा पैर भी गया, वो बेहोश हो गया। आर्यव ने दोनों गुंडों को खड़ा किया और उन्हें नंगा होने का ऑर्डर दिया। मीरा ने उन्हें धमकाया और उन्हें नकुल को भी पूरा नंगा करना पड़ा। तुमने मेरी लड़कियों के कपड़े उतारे ना, अब तुम नंगे हो जाओ, मुझे थोड़ी स्किन देखनी है। आर्यव ने उनके सारे कपड़े छीन लिए ताकि उनके पास फोन भी ना रहे। फिर उन्हें ट्विन से माफी मंगवाई। नकुल जैसे ही होश में आया, आर्यव ने उसे एक लात मारकर फिर सुला दिया और उसकी काली अंगूठी मास्टर रिंग चुरा ली। चलो, इस नंगे नकुल को लेकर यहाँ से निकल जाओ और उसे बता देना अगली बार सजा इतनी हल्की नहीं होगी। गुंडे डर के मारे नकुल को उठाकर भागे। उन्हें लगा वो आज़ाद हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि बाहर जयेश मेहरा उनका इंतजार कर रहा है। अंधेरी रात में हाईवे पर एक कार तेजी से भाग रही थी। गाड़ी में 3 नंगे मर्द थे, 2 आगे की सीट पर और एक पीछे बेहोश। उनकी किस्मत अच्छी थी कि अंधेरा था और उन्होंने लाइट्स ऑफ रखी थीं, इसीलिए किसी ने उन्हें नहीं देखा। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे, पर सबसे करीब वाला हॉस्पिटल भी 20 मिनट दूर था। उन्होंने अपने फ़ोन्स होटल में छोड़ दिए थे ताकि कोई उन्हें ट्रेस ना कर सके। पीछे की सीट पर नकुल की आंखें खुली। चारों तरफ खूब अंधेरा था। उसे सिर्फ आगे बैठे 2 गंजे सरों का सिलुएट दिख रहा था। उसने उठने की कोशिश की, पर उसके टूटे हुए पैरों के दर्द ने उसे वापस सीट पर गिरा दिया। कमीने, उन्होंने मुझे फंसा दिया।
उन्हें पता चल गया था कि मैं अपनी फौज खड़ी कर रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे कुर्बान कर दिया। वो थर्की ट्विंस के चक्कर में मैं उनके जाल में फंस गया, लेकिन आर्यव ने मुझे मारने की हिम्मत नहीं की और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। मैं वापस आऊँगा। मेरी आर्मी ऑफ डेथ आर्यव को मर्द बनने लायक नहीं छोड़ेगी और वो जो मेरा कमीना कज़न है उसे भी मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिर आर्यव के जनाजे पर उन दोनों ट्विंस को अपना नया मालिक बनाऊंगा। नकुल ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ की अंगूठी को छूने की कोशिश की, वो अंगूठी जिसके लिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया था। कहाँ है मेरी अंगूठी? कहाँ है? क्या मैंने उसे पॉकेट में रखा था? रुको, मेरी पॉकेट कहाँ है? मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं नंगा क्यों हूँ? नकुल को होश आया कि वो अभी भी नंगा है। लाइट्स ऑन करो कमीनियों, गाड़ी की लाइट्स ऑन करो अभी के अभी। गुंडे डर गए। उन्होंने कांपते हाथों से फ्रंट पैनल का स्विच दबाया, लेकिन नकुल ने जो देखा वो उसका नंगा बदन नहीं था, ना ही उसके टूटे हुए पैर थे। वो एक सफ़ेद रोशनी थी जो उसे मौत की तरफ बुला रही थी। खबूम! पूरा रास्ता एक धमाके से गूंज उठा। गाड़ी लोहे का एक जलता हुआ गोला बन गई जिसने उस सुनसान पहाड़ी रास्ते को रोशनी से भर दिया। नकुल वर्धन का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। राइज ऑफ द फॉलन हेयर, चैप्टर 43, द साइलेंट क्लीन अप। नकुल की कार को जाते देख आर्यव ने सुकून की सांस ली। वो तुरंत हेमा के पास गया और उसकी हालत चेक की। ट्विन्स एम्बुलेंस बुलाना चाहती थीं, पर आर्यव ने उन्हें रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि रास्ते में उनका सामना नकुल से हो। किसी को कॉल मत करो, वो ठीक हो जाएगी। हेमा की हालत बुरी थी, पर आर्यव जानता था कि प्लेयर्स इतनी जल्दी नहीं मरते। उसने अपना मर्चेंट स्किल खोला और 5000 कॉइन्स में एक माइनर हीलिंग बॉटल खरीदी। उसमें 5 लाल गोलियां थीं। उसने एक गोली हेमा को खिलाई। कोई चमत्कारिक रोशनी तो नहीं हुई, पर हेमा तुरंत उठकर बैठ गई। वो 50% हील हो चुकी थी। छोटे मालिक, ये गोली क्या है? ये मेरे परिवार का एक सीक्रेट प्रोडक्ट है। हेमा कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम दोनों इसे इसके कमरे में ले जाओ, या फिर यहीं नंगे बदन मेरे साथ वक्त बिताना चाहती हो? ट्विंस को तुरंत याद आया कि वो अभी भी नंगी हैं। वो चीखती हुई अपने कपड़े बदलने भागी। मीरा भी अंधेरे में कहीं गायब हो गई थी। हेमा, मेरे पिता देवराज वर्धन को कॉल करो और बताओ क्या हुआ। नकुल शायद बदला लेने की कोशिश करे। जैसे कि नकुल कल तक जिंदा बचने वाला है। हे। आज रात हेमा के साथ रुको। कल सुबह 6 बजे हमें ट्रिप पर निकलना है, तैयार रहना। मीरा वापस आई। उसने बताया कि जयेश मेहरा वहां से जा चुका है और मैंशन में कोई बॉम्ब्स नहीं है, पर वो जंगल में सर्च जारी रखेगी। ठीक है, अगर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस मिले तो उसे छेड़ना मत, बस लोकेशन याद रखना। मैं सोने जा रहा हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। तभी दूर से एक धमाके की आवाज़ आई। बूम! आर्यव और मीरा दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। बेचारा नकुल, अब वो कुक्ड नकुल बन चुका था। आर्यव ने नकुल के सामान की तलाशी ली। बैंक कार्ड्स तो कचरा थे, पर उसे कुछ खास मिला। 3 मिस्टीरियस चाबियां और एक अंगूठी, रिंग ऑफ द माइनर मास्टर्स F+। ओह, तो नकुल अपनी फौज बना रहा था। इस रिंग का कोई मालिक नहीं है, मतलब नकुल मर गया, अब ये मेरी है। आर्यव ने अपनी उंगली काटकर रिंग पर खून लगाया। अब 41 स्लेव्स उसके कब्जे में थे। आर्यव को एक नीली चमकती हुई शीशी मिली। उसने सूंघा तो डर गया। ये एक खतरनाक एफ्रोडिसियाक काम उत्तेजक दवा थी जो मर्दों के लिए बनी थी। नकुल ये मुझ पर इस्तेमाल करने वाला था। खैर, ये मेरे काम आएगी। मुझे पता है ये किस पर यूज करनी है। आर्यव ने स्नीकिंग सूट पहना और मैंशन से निकल गया। नीचे गेट पर वही लकी गार्ड बैठा पॉर्न मैगजीन देख रहा था। इस गुंडे को जिंदा रहने देते हैं। हर यंग मास्टर के पास एक बेवकूफ गार्ड होना चाहिए। इसने आज 2 बार मौत को मात दी है, पर सजा तो इसे भी मिलेगी। खैर, अब देखते हैं वो सांप जयेश मेहरा कहाँ छुपा है। आर्यव जंगल के रास्ते तेजी से निकल पड़ा। वो उस काली फेट थ्रेड का पीछा कर रहा था जिसे उसने मैंशन में जयेश को देखते ही लॉक कर लिया था। सिक्योरिटी कैमरा से बचने के लिए वो हाईवेज से दूर रहा और आधे घंटे में एक सुनसान बस्ती में पहुंच गया। जयेश यहीं था। आर्यव ने अपनी डिस्गाइज स्किल एक्टिवेट की। पलक झपकते ही वो एक हैंडसम नौजवान बन गया। लंबे पर्पलिश रेड बाल और पोनीटेल। स्टोव फ्रंट विंडो में खुद को देखकर वो मुस्कुराया। अगर नकुल मुझे ऐसे देखता तो उसे लगता कि ये वही आर्यव वर्मा है जिसने उसे मुझे मारने का ऑर्डर दिया था। वो चुपके से एक अबांडन बिल्डिंग की 5th फ्लोर पर पहुंचा। जयेश वहां गन साफ कर रहा था। आर्यव दबे पांव पीछे गया और एक ही मूव में उसकी गर्दन पर स्ट्राइक किया, फिनिशिंग हिम इंस्टेंटली। जहरीले सांपों से बातें नहीं की जाती। जयेश की एनर्जी आर्यव की फेट में जुड़ गई। उसने बॉडी को एक पुराने रग में लपेटा और जंगल में एक गड्ढे में हल्का सा दबा दिया ताकि वो आसानी से मिल सके। नेक्स्ट उसने हुलिया बदला और एक मिडिल एज्ड मैन बन गया।
डाउनटाउन की स्टोरेज बिल्डिंग में उसे नकुल की चाबियां काम आईं। कैश को उसने हाथ नहीं लगाया, वो एक ट्रैप था, लेकिन आइडेंटिटी पेपर्स ले लिए। फिर एक ट्रेन स्टेशन पर एक नया स्टोरेज बॉक्स रेंट करके नकुल का सामान वहां छुपा दिया। अब आर्यव ने एक रेड हेड वुमन का रूप लिया और पोस्ट ऑफिस जाकर एक लेटर पोस्ट किया। एक यंग मास्टर को इतने थैंकलेस काम करने पड़ रहे हैं, जल्द ही अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। रात के 11 बजे वो वापस मैंशन पहुंचा। कपड़े बदलकर उसने आर्या वर्मा को कॉल किया। गुड इवनिंग, कल की ट्रिप पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाइकिंग क्लोथ्स पहन लेना, वी आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, बी हियर एट 7 AM। उसने आर्या का जवाब सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। वो आर्या की सेफ्टी के लिए ही उसे पावर पोजीशन में लाना चाहता था। नीचे उसे मीरा मिली। उसने रिपोर्ट दी कि मैंशन क्लीन है और हेमा अपने रूम में है। आर्यव ने मीरा को सोने का ऑर्डर दिया ताकि वो कल के लिए तैयार रहे। अब बारी थी कुकिंग की। किचन में उसने ब्लैक रोज पेटल्स और जंगल की वाइट हर्ब निकाली। ये मेडिसिन डिलीवरी के वक्त पेन कम करने के लिए होती है, पर इस वाइट हर्ब के साथ ये एक मौत का सामान है। उसने 2 पॉट्स चढ़ाए, एक में पॉइजन, दूसरे में क्योर। वो कोई प्रोफेशनल एल्केमिस्ट नहीं था, पर सीक्रेट्स की नॉलेज उसे काफ़ी थी। रात का 1 बज चुका था। आर्यव ने अपना हाइकिंग बैग पैक किया, पिकैक्स, मेडिकल किट और वो एंटीक चैलिस। उसने मीरा और ट्विंस मान्या माया के लिए भी बैग्स रेडी किए। अब थोड़ा सो लेना चाहिए, पता नहीं अब सुकून की नींद कब नसीब हो। सुबह का वक्त था जब दरवाजे पर दस्तक से आर्यव की नींद खुली। अंदर आ जाओ, उसने कहा। मीरा ने बड़े सलीके से अंदर कदम रखा। यंग मास्टर, सुबह के 6 बज चुके हैं, आपको तैयार होना चाहिए। आर्यव ने अंगड़ाई ली और बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, ठीक है, मेरे लिए हाइक के हिसाब से कुछ ढंग के कपड़े निकाल दो, मैं शावर लेकर आता हूँ। जब वो वापस आया तो मीरा ने उसे तैयार होने में मदद की। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी। नीचे डाइनिंग रूम में हेमा और ट्विन्स उनका इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग यंग मास्टर, सबने एक साथ सलाम किया। ब्रेकफास्ट शुरू करते हुए आर्यव ने पूछा, हेमा, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बेहतर हूँ यंग मास्टर, कल की पिल ने कमाल कर दिया, हेमा ने कहा और ट्विन्स को इशारा किया। मान्या और माया ने आगे बढ़कर झुककर शुक्रिया अदा किया। हमें माफ़ कीजिए, कल हम आंट हेमा में इतने बिजी थे कि आपको ढंग से थैंक्स नहीं बोल पाए। आर्यव ने एक अंडा खाते हुए पूछा, तो कैसे शुक्रिया अदा करोगी मेरा? ट्विन्स थोड़ा घबरा गईं। क्या सिर्फ थैंक यू काफ़ी नहीं था? हेमा ने बीच बिचाव करते हुए कहा, ये बच्चियां भला आपका शुक्रिया कैसे अदा कर पाएंगी? आर्यव मुस्कुराया, एक काम करते हैं, आज ट्रिप पर तुम सब अपने दोस्तों के सामने मेरी खिदमत करोगी। हम कह देंगे कि तुम कोई शर्त हार गई हो, इसलिए ये सब कर रही हो। कैसा रहेगा? ट्विन्स ने राहत की सांस ली और हाँ में सर हिला दिया। खाने के बीच मान्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यंग मास्टर, वो नकुल उस अजीब सी रिंग से आंट हेमा को दर्द कैसे दे रहा था और उसने हम पर भी कुछ ट्राई किया था पर असर नहीं हुआ। ये टैटूज़ का क्या चक्कर है? आर्यव थोड़ा गंभीर हो गया। ये एक सीक्रेट है, पर मैं तुम्हें थोड़ा बता सकता हूँ। तुम्हारे पीछे जो टैटूज़ हैं वो एक आर्टिफैक्ट से बने हैं, इसे एक मैजिकल डिवाइस समझो। उसने उन्हें समझाया कि ये टैटू एक मास्टर को उसके सर्वेंट की मौत और ज़िंदगी पर कंट्रोल देता है। हेमा मेरे पिता देवराज वर्धन की सर्वेंट है। वो रिंग जो नकुल के पास थी वो एक एडमिनिस्ट्रेटर रिंग है, जैसे किसी को पावर डेलीगेट करना। मेरे पिता ने नकुल को एस्टेट मैनेज करने के लिए वो रिंग दी होगी। ट्विन्स की सांसें अटक गईं। आर्यव ने आगे कहा, तुम पर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही मार्क कर लिया था। अब तुम मेरी हो, मेरे पिता की नहीं। डरो मत, जब तक तुम मुझे धोखा नहीं दोगी मैं ये सब कावड़ली तरीके यूज़ नहीं करूँगा। आर्यव ने उन्हें ड्यूरेबल कपड़े पहनने को कहा और पिंक बैग्स निकालने को बोला जो उसने उनके लिए पैक किए थे। हेमा ने पूछा, यंग मास्टर, दरवाजे के पास जो कचरा पड़ा है उसका क्या करना है? रहने दो, कोई लेने आए तो ले जाने देना। क्या तुमने मेरे पिता को कॉल किया? जी, कल रात। उन्होंने कहा कि वो नकुल से खुद निपटेंगे। आर्यव ने मीरा को ब्लैक बैग्स लाने को कहा और अपना फ़ोन चेक किया। 6:30 हो रहे थे। आर्या वर्मा कभी भी पहुंचती ही होगी। ठीक 7 बजे बाहर गाड़ियों की आवाज़ आई। हेमा ने आर्या को लिविंग रूम में गाइड किया। आर्या ने आर्यव को एक ठंडी नज़र से देखा। वो खुश नहीं थी कि उसे ज़बरदस्ती बुलाया गया था। गुड मॉर्निंग यंग मास्टर, आर्या ने कहा। उसने कैमो हंटिंग सूट पहना था जो काफ़ी टाइट था। इंटरेस्टिंग चॉइस आर्या, तुम पर जच रहा है। आर्यव ने कहा, मेरे पास और कोई हाइक के लायक कपड़े नहीं थे, आपको पहले बताना चाहिए था। उसने चिढ़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, क्या सब तैयार है? हाँ, 2 वैन्स रेडी हैं। आर्यव ने अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। चलो फिर, फॉलो मी। चैप्टर 46 द माउंटेन कॉन्वॉय। वैन तैयार थी। 10 लोग आराम से बैठ सकते थे। आर्यव ने आर्या की तरफ एक छोटा बैकपैक फेंका। इसे मेरे लिए पकड़ो, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं डैड को तुम्हारी बदतमीजी के बारे में बता दूंगा। आर्या ने गुस्से में अपने दांत पीसे और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जा बैठी।
आर्यव पीछे वाली लॉन्ग सीट पर मीरा की गोद में सर रखकर लेट गया। चलो अब पहाड़ से पहले वाले बस स्टॉप पर हमें कुछ दोस्तों से मिलना है, आर्यव ने आंखें बंद करते हुए कहा। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा। मीरा बहुत खुश दिख रही थी और आर्यव के बालों से खेल रही थी। ये लड़की तो पूरी तरह पिघल चुकी है, आर्या ने सोचा और ड्राइवर को निकलने का इशारा किया। सीन 2 द सीक्रेट कॉन्वर्सेशन। 20 मिनट बाद आर्यव ने धीरे से ट्विन से पूछा, इतना धीरे कि आर्या ना सुन सके। कल मैं पूछ नहीं पाया, तुषार का फैसला क्या था, उसने किसे चुना? ट्विन्स हिचकिचाई। मान्या ने सर झुकाकर कहा, यंग मास्टर, उसने कहा दोनों। क्या पर्वर्ट है, तुम्हें यकीन है उसका यही मतलब था? आर्यव ने पूछा। पता नहीं, वो थोड़ा हेजिटेंट लग रहा था, मान्या ने तुषार के बारे में सोचते हुए कहा। आर्यव ने एक वार्म स्माइल दी। ठीक है, मैं बाद में तुषार से घुमा फिराकर पूछूंगा, इस तरह तुम्हें और एम्बैरस नहीं होना पड़ेगा। आर्या आगे बैठी सब सुन रही थी। मेरा ये छोटा भाई तो मासूम लड़कियों को ठगने में एक्सपर्ट है, मुझे सावधान रहना होगा, ये प्योर ईविल है। सीन 3 मीटिंग द फ्रेंड्स। आर्यव का फोन बजा। मालिनी थी। हाँ मालिनी, कहाँ हो तुम लोग? गुड, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। बस स्टॉप पर 6 दोस्तों का ग्रुप खड़ा था। आर्या नीचे उतरी और अपना इंट्रो दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्या है, मैं मिस्टर आर्यव की सेक्रेटरी हूं। तुषार ने एक चार्मिंग स्माइल के साथ हेलो कहा, जिसे देखकर आर्या थोड़ा ब्लश करने लगी। तुषार ने देखा कि आर्यव पीछे मीरा की गोद में सर रखकर सोया हुआ है। साला पर्वर्ट, तुषार ने सोचा। उसने ठान लिया कि वो आर्यव को लड़कियों के साथ अकेला नहीं छोड़ेगा। थोड़ी बहस के बाद सब वैन में स्क्वीज हो गए। गगन और सानिया दूसरी वैन में चले गए ताकि थोड़ा प्राइवेट टाइम मिल सके। सीन 4 द ट्रेजर हंट प्लान। माउंटेन की तरफ बढ़ते हुए मालिनी ने पूछा, यंग मास्टर, आपने हमें हाइकिंग क्लोथ्स पहनने को क्यों कहा? आर्यव ने आंखें खोली। मैंने सुना है कि ये पहाड़ मैजिकल है और यहाँ कुछ राज छुपे हैं, तो मैंने सोचा सिर्फ मूवी सेट देखना वेस्ट होगा, क्यों ना हम थोड़ा एक्सप्लोर करें। लड़कियां एक्साइटेड हो गईं। ये पूरा पहाड़ मेरी फैमिली का है, आर्यव ने आगे कहा। मेरे पिता ने इसे खरीदा था क्योंकि उन्हें लगा यहाँ खजाना है, पर कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तुषार ने गुस्से से देखा, ये पर्वर्ट पहाड़ों में लड़कियों का फायदा उठाना चाहता है। आर्या ने आगे से रोका, पहाड़ डेंजरस है आर्यव, वहां हर साल लोग गायब होते हैं। मुझे पता है, आर्यव ने टॉन्ट किया, मेरे साथ आना ऑप्शनल है, पर आर्या तुम और ट्विन्स मेरे साथ ही आओगे। मैंने ट्विन्स के साथ एक शर्त जीती है, तो आज पूरा दिन वो मेरी खिदमत करेंगी। तुषार भड़क गया, ट्विन्स तुम्हारे साथ क्यों जाएंगी? वो अपनी मर्जी की मालिक हैं। लेकिन जब ट्विन्स ने नर्वस होकर हाँ कहा तो तुषार ने कसम खाई, मैं भी आऊंगा, मैं लड़कियों को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता। आर्या ने तुषार को देखकर सर हिलाया, एक नौजवान को ऐसा ही होना चाहिए, मेरे पर्वर्ट भाई जैसा नहीं। वैन पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगी। हर तरफ हरियाली बढ़ती जा रही थी। आधे घंटे बाद कॉन्वॉय एक फॉरेस्ट क्लियरिंग में रुका। ये शूटिंग स्पॉट था और सड़क यहीं खत्म होती थी। स्टाफ और एम्प्लॉयज यहाँ वहाँ भाग रहे थे। आर्या सबसे पहले उतरी और सबसे आखिर में आर्यव, जो अंगड़ाई ले रहा था, जबकि मिया उसके कपड़े और बिखरे बाल ठीक कर रही थी। हेलो मिस आर्या, मैं मनोज सक्सेना, डायरेक्टर, और ये हमारे स्टार आर्यन खान है। एक दुबले पतले आदमी ने स्माइल के साथ ग्रीट किया। आर्यव ने आर्यव का इंट्रो आर्या वर्मा के नाम से करवाया। मनोज को लगा कि ये वर्धन फैमिली काफ़ी अमीर है, शायद वो उसकी स्क्रिप्ट प्रोड्यूस कर दें। आर्यव ने बही तमीज से बात की जब तक उसने अपना एरोगेंट रूप वापस नहीं दिखाया। मनोज जी, मिस मालविका कहाँ है? मैं उनके साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम बिताना चाहता हूँ। आर्यव को मालविका उसकी एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि उसकी ब्यूटी के लिए चाहिए थी। वो पिछली जिंदगी में उसकी एक फेथफुल गर्लफ्रेंड थी। माफ़ कीजिए, मालविका का काम पिछले हफ्ते ही खत्म हो गया, मनोज ने कहा। आर्यव ने आर्यव को मीटिंग फिक्स करने का ऑर्डर दिया, जिसे सुनकर आर्या ने गुस्से में नोटबुक पर नोट लिखा। इसके पास इतनी सुंदर लड़कियां हैं, फिर भी इसका मन नहीं भरता। सीन 2 द डील। मनोज ने इन्वेस्टमेंट की बात छेड़ी तो आर्यव ने उसे बीच में ही टोक दिया। कैसा रहेगा अगर मैं पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस करूं, पर एक्टर्स चुनने का हक मेरा होगा।
पिछली लाइफ में ये दोनों डायरेक्टर और स्टार सुपरस्टार बनने वाले थे, तो आर्यव ने अभी इन्वेस्ट करना सही समझा। सीन 3 द हाइक बिगिंस। शूटिंग में इंटरेस्ट खत्म होते ही आर्यव ने सबसे कहा, मैं इस पहाड़ को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, जिसे आना है आ जाए। गगन और सानिया ने सेट पर रुकने का फैसला किया। आर्या ने मना किया, पर आर्यव ने उसे जबरदस्ती साथ लिया। मालिनी ने भी जाने का फैसला किया, उसे किसी अमीर यंग मास्टर के करीब रहना था। अनन्या भी उनके पीछे निकल पड़ी। तुषार और प्रतीक ने ट्विंस का बैग उठाने की कोशिश की, पर उन्होंने मना कर दिया। तुषार ने मीरा के पास जाकर अपनी सबसे डैज़लिंग स्माइल दी। मिस, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ? नहीं, मीरा ने ठंडा जवाब दिया और आर्यव के पीछे निकल गई। तुषार को बहुत बुरा लगा, पर वो भी पीछे पीछे चल दिया। सीन 4 द क्लियरिंग। आधे घंटे बाद फॉरेस्ट एक मिथिकल जगह जैसा दिखने लगा। आर्यव एक खूबसूरत फूलों वाली क्लियरिंग में रुका। हम यहाँ रेस्ट करेंगे। आर्यव वहाँ पत्थरों को चेक करने लगा, जैसे कोई पागल हो। आर्यव, ये क्या कर रहे हो? मान्या ने पूछा। इन्वेस्टिगेशन। आज मेरी किस्मत बुलंदी पर है, मैं कोई बड़ा सीक्रेट ढूंढ कर ही रहूंगा, आर्यव ने एरोगेंस के साथ कहा। उसी वक्त तुषार ने मीरा से बात करने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? मीरा। आर्यव के साथ आपका क्या रिश्ता है? मैं उनकी पर्सनल मेड हूँ। तुषार शॉक्ड रह गया। पर्सनल मेड? जरूर ये आर्यव उसका फायदा उठा रहा होगा। मैं इसे इस ईविल मास्टर से बचा कर रहूंगा। सीन 5 ओपनिंग द डंजन। हा, मिल गया, इधर देखो, आर्यव चिल्लाया। वो एक सफेद पत्थर के सामने खड़ा था, जिस पर अजीब सिंबल्स बने थे। प्रतीक को लगा ये किसी बच्चे का प्रैंक है, पर तुषार ने देखा कि सिंबल्स बदल रहे हैं। तुषार कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने चिल्लाया, नहीं, दूर हटो, पर देर हो चुकी थी। पत्थर शीशे की तरह टूट गया और एक नीली रोशनी सबको निगल गई। सब गायब हो गए और वहाँ एक नीला वॉर्टेक्स घूमने लगा। निगलते वक्त आर्यव मुस्कुराया। उसके सामने एक शिमरिंग स्क्रीन थी। डंजन ओपनड, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डिस्कवर्ड दिस डंजन। रिवॉर्ड्स, मैप, 10 एलोकेशन पॉइंट्स, ई रैंक स्किल बुक, गुड लक। सालों तक विद्वानों ने डंजन्स पर रिसर्च की, पर कोई पक्का जवाब नहीं मिला। माना जाता है कि डंजन्स दूसरी दुनिया के छोटे हिस्से हैं, जो गलती से हमारी दुनिया में घुस आते हैं। डंजन एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी। इसमें खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, पर साथ ही कीमती मेटल्स और हर्ब्स भी। जब तक डंजन क्लियर नहीं होता, लोग अंदर तो जा सकते हैं, पर बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई आम इंसान डंजन खुलते वक्त वहां खड़ा हो, तो वो भी अंदर खिंच जाता है और उसे मिलता है प्लेयर स्टेटस। इसे कहते हैं डंजन अवेकनिंग। अब देखते हैं हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आर्यव ने सोचा। वो एक गीली ग्रे पत्थरों वाली गुफा में था, जहाँ क्रैक से निकलने वाली ग्रीन काई यानी एल्गी की रोशनी थी। एक टिपिकल वाइल्ड डंजन। आर्यव अकेला था, सब अलग हो चुके थे, पर उसे डर नहीं था। उसने पहले ही लड़कियों को सप्लाईज दे दी थी। उसके सामने एक स्क्रीन चमक रही थी। द गॉब्लिन्स जनरल डंजन एफ रैंक, क्लियर कंडीशन, किल द गॉब्लिन जनरल। सबको ये स्क्रीन दिख रही होगी। जब तक जनरल नहीं मरता, कोई बाहर नहीं जाएगा। पर आर्यव के पास एक एडवांटेज था। उसके विजन के कोने में डंजन का पूरा मैप था। मैप पर उसे ब्लू डॉट्स यानी इंसान और रेड डॉट्स यानी गॉब्लिन्स दिख रहे थे। उसने आर्या और ट्विंस को यहाँ इसीलिए लाया ताकि वो प्लेयर्स बन सकें। आर्या को बचाने का यही एक रास्ता था, क्योंकि फैमिली एक प्लेयर को इतनी आसानी से नहीं मार सकती। 1 मिनट, आर्यव ठिठक गया। मैप पर 10 ब्लू डॉट्स क्यों हैं? लोग तो सिर्फ 9 होने चाहिए थे। एक डॉट उसके बहुत करीब था। आर्यव ने अपनी डिस्गाइज स्किल एक्टिवेट की और दबे पांव उस तरफ बढ़ा। 1 घंटे बाद उसे एक काले कपड़ों में छुपा साया दिखा। नाम ओलाफ, लेवल 31, क्लास स्पाई। ये उसकी फैमिली का ही आदमी था, जो शायद नकुल का हाल जानने भेजा गया था। आर्यव ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपना डैगर निकाला और उस स्पाई के पास पहुंचा। एक मुर्गी को काटने जितना आसान था ये। ओलाफ को सिर्फ गले में एक ठंडक महसूस हुई और अगले ही पल उसकी सांसें रुक गईं। आर्यव ने उसकी बॉडी पर वर्धन फैमिली का टैटू देखा, 2 डैगर्स और एक शेर का चेहरा। ये मेरे डैड का आदमी नहीं है, ये उनका यानी दूसरी फैक्शन का है। उसने स्पाई का रिकॉर्डिंग डोज तोड़ दिया और वहां से निकल गया। 1 घंटे बाद उसे 3 गॉब्लिन्स दिखे, ग्रीन स्किन, हुक नोज और बड़ी लाल आंखें। आर्यव ने पीछे से जाकर एक के दिल में चाकू उतार दिया और बाकी 2 को बड़े पत्थर से सर पर मारकर बेहोश कर दिया। उसने नकुल से छीनी हुई नीट स्वामी रिंग यानी रिंग ऑफ माइनर मास्टर्स निकाली। अब मेरे पास सारे टूल्स हैं, अब बारी है तुषार से निपटने की। उसने अपना बैकपैक खोला और ठिठक गया। शिट, पिकैक्स तो मीरा के पास ही रह गई। होश आते ही आर्या को अपने नीचे सख्त पत्थर महसूस हुए। उसे किसी के बहस करने की आवाज़ आई तो उसने आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? वो एक गुफा में थी। सामने तुषार और मीरा के बीच गर्मागर्म बहस हो रही थी। मीरा जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी एक प्लेयर होंगी, तुषार ने कहा। मैं जानता हूँ आप आर्या को ढूंढना चाहती हैं, पर यह जगह एक भूल भुलैया है। सबको बचाने का एक ही रास्ता है, डंजन क्लियर करना। तुषार ने मीरा की आंखों में देखा। क्या आप या आर्यव किसी ओवरसियर पावर से जुड़े हैं? मीरा चुप रही। तुषार ने इसे हाँ समझा। क्या आप आट्रम फैमिली से हैं?
मीरा हिचकिचाई, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए बोली, नहीं, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, पर मैं बिना यंग मास्टर की परमिशन के कुछ नहीं बता सकती। उसी वक्त प्रतीक को होश आया। ये हम कहाँ हैं? क्या कोई केविन हुआ है? उसने अपना फ़ोन चेक किया, नो सिग्नल। तुषार ने गला साफ किया, पैनिक मत करो, हम एक डंजन में हैं, बिल्कुल वीडियो गेम्स की तरह। अपने सर के ऊपर लेफ्ट में देखो। आर्या को लगा ये कोई मजाक है, पर जब उसने ऊपर देखा तो उसकी सांस अटक गई। एक नीली शिमरिंग स्क्रीन चमक रही थी। वार्निंग, यू हैव एंटर्ड अ डंजन, इनिशियलाइजिंग डंजन अवेकनिंग प्रोसीजर, नेम आर्या वर्मा, क्लास मर्चेंट, स्किल्स सिस्टम स्टोर एक्सेस, बेसिक शील्ड। ये क्या बकवास है? प्रतीक चिल्लाया। तुषार ने समझाया, अब तुम प्लेयर्स बन चुके हो, ये रियल है, तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं और तुम मॉन्स्टर्स मारकर लेवल अप कर सकते हो। प्रतीक खुश हो गया, हाँ, मतलब अब मैं सुपर हीरो हूँ, अब तो लड़कियाँ मुझ पर मरेंगी। आर्या और मीरा ने उसे नफरत से देखा। आर्या ने पूछा, ये सब इतना सीक्रेट क्यों है? प्लेयर्स फेमस क्यों नहीं होते? तुषार ने मुट्ठी भींची। इस दुनिया में कुछ बड़ी पावर्स हैं जिन्हें ओवरसीयर्स कहते हैं, 5 बड़े खानदान और सेक्ट्स। उन्होंने ये जानकारी छुपा कर रखी है, कभी किसी को बताना मत, लोग इसके लिए मारे जा चुके हैं। तुषार ने सबकी क्लासेस पूछी। प्रतीक एक आर्चर था। जब आर्या बोलने वाली थी तो मीरा ने उत्तेजित होकर उसे रोका। अपनी स्किल्स और क्लास मत बताओ, ये तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। लेकिन तुषार ने अपनी सबसे चार्मिंग स्माइल दी। आर्या जी, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि फाइट में आपका रोल तैयार कर सकूं। आर्या तुषार के असर में आ गई और बोल पड़ी, मैं एक मर्चेंट हूँ। तुषार ने मीरा से पूछा, पर मीरा ने चालाकी से झूठ बोल दिया कि वो एक डैगर वॉरियर है। आर्या ने अपना बैग चेक किया, उसमें फूड बास, पानी और मेडिकल किट थी। मेरे भाई ने ये सब पहले से क्यों पैक किया था? क्या उसे पता था ये होने वाला था? प्रतीक ने मीरा के बैग में पिकैक्स देखी। तुषार बोला, ये यहाँ बेकार है, आर्या शायद खजाना खोदने लाया होगा। उसने पिकैक्स लेकर दीवार पर मारी, पर 2 मिनट बाद पीली चिंगारियां निकलने लगी। डंजन की दीवारें प्रोटेक्टेड थीं। पिकैक्स वापस देते वक्त तुषार ने जानबूझकर मीरा का हाथ छुआ। मीरा ने गुस्से से उसे देखा और अपना हाथ हैंकरचीफ से साफ किया। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर हम गॉब्लिन जनरल को ढूंढने निकलेंगे, तुषार ने टनल की तरफ देखते हुए कहा।